अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ में शुरू कर रही हूँ चांद नगर की शहज़ादी पार्ट 3। कबीर दादा, मुझसे बात किए बगैर आप नहीं जा सकते। इसकी बात पर कबीर दादा का झटका सा लगा। दरवाज़ा बंद करने का इरादा तब्दील करते हुए वो इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। इस मर्तबा उसकी आंखों में दिलचस्पी के आसार नुमाया थे। तुम्हें शायद इस टटपूंजी जस्टिस ने भेजा है। कमरे से बाहर आकर वो उसके सामने खड़ा हो गया। वो नर्म और नाजुक छुई मुई सी लड़की उसके सामने यूं नजर आ रही थी जैसे शेर के सामने खरगोश दिखता हो। मैं ज़ाती काम से आई हूँ। हिम्मत मुश्तमा करते हुए उसने कबीर दादा की आंखों में झांका। इसके लिए उसे अपना सर काफ़ी ऊंचा करना पड़ रहा था। शहर भर में तुम्हें मैं ही सोशल वर्कर नजर आया हूँ, तंजिया लहजे में कहकर वो पीछे मुड़ा। बात सुन लेने में हर्ज ही क्या है, शायद आपको भी फ़ायदा में नजर आ जाए। गहरा सांस लेते हुए वो दोबारा उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। तुम्हारे पास 2 मिनट है, जिसमें से 5 सेकंड गुजर चुके हैं। इसकी कलाई पर बंधी सुनहरे डायल की घड़ी आंखों के सामने पकड़ ली। मुझे एक आदमी को कत्ल करना है, इसके लिए आपकी मदद चाहिए। बदले में आपको जो भी दरकार हो वो मैं दूंगी। ना चाहते हुए भी उसके मुंह से कह कहा बरामद हो गया, जो बिल्कुल ऊपरा ऊपरा लग रहा था। यकीनन इसके होंठ हंसने के लिए नहीं बने थे। लड़की, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हो रहा कि तुम क्या चाहती हो। एक बात तो यकीनी है कि तुम कबीर दादा से ज़रा सी भी वाकफियत नहीं रखती हो। आप मुझे थोड़ा वक्त देंगे तो मैं अपने बारे में कुछ बता पाऊंगी। 2 मिनट में मैं क्या वजाहत कर सकती हूँ। अच्छा बोलो, सोफे पर बैठते हुए उसने कहा। उसने थप्पड़ खाए हुए खिदमतगार को दफ़ा होने का इशारा किया। तनाविश को बैठने का उसने नहीं कहा था, और फिर भी तनाविश उसकी इजाज़त के बगैर उसके सामने बैठ गई और कहने लगी, मैं एक बेसहारा लड़की हूँ। हमारे मोहल्ले का गुंडा दिलावर शेख मुझे आए रोज़ तंग करता है। ना तो इस जालिम के खिलाफ पुलिस कोई कार्रवाई करती है और ना कोई मोहल्लेदार हमारी मदद करता है। इसने मेरे बड़े भाई को भी कत्ल कर दिया, बेदर्दी से कत्ल कर दिया। वो कहता है कि जैसे ही मैं बीए कर लूँगी वो मुझसे ज़बरदस्ती शादी कर लेगा, और अगर इससे पहले मैंने किसी से शादी की कोई कोशिश की तो वो उसे कत्ल करके उसी वक्त मुझसे शादी कर लेगा। तो कबीर दादा ने सारी तफसील सुनते ही कंधे उचकाए। क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? तनाउश ने इसकी आंखों में देखते हुए बेबाकी से पूछा। मुझे तुम्हारी खूबसूरती से क्या लेना? दिलावर शेख को कत्ल करने में मेरी मदद करो और मुझे हासिल कर लो। ये बात करते हुए उसे खुद भी अंदाज़ा नहीं था कि वो क्या कह रही है। तुम पागल हो या अहमक? दिलावर शेख से अपनी इज्जत बचाने के लिए तुम अपनी इज्जत ही बेचकर उसे मारना चाह रही हो। इज्जत नहीं बेच रही, बल्कि हम दोनों का निकाह पढ़ाया जाएगा। क्या? यकीनन तुम जागते हुए ख्वाब देखने की आदी हो। कबीर दादा ने उठने के लिए पर तोले। इतनी देर उससे बातें करने के बाद तनाविश के दिल में कोई झिझक थी भी तो वो भी ख़त्म हो चुकी थी। वो फ़ौरन उसे रोकते हुए बोली, सिर्फ निकाह पढ़वा लेना, इसके बाद बेशक मुझे अपनी रखेल समझकर पास रखना। रखेल ही सच सलूक करना। अपने जानने वालों को भी यही बताना कि मैं तुम्हारी रखेल हूँ। मुझसे ज़्यादा किसी को अपना वफ़ादार भी नहीं पाओगे। बस मेरे दिल में भड़कती आग पर दिलावर शेख का खून छिड़क दो। मेरी मदद कर दो। मेरे पास वफ़ादारों की पूरी फ़ौज है। तुम जैसी कमज़ोर की वफ़ादारी से मुझे क्या हासिल? कबीर दादा ने एक बज़ाहिर मुँह बनाया, मगर न जाने क्यों तनाविश को इसकी बेजारी करना मसनूई लग रहा था। मैं 18 साल की हूँ और इन बाजारी आबरू बाख्ता औरतों से कई गुना बेहतर हूँ, जो हर बिस्तर की जीनत बनने पर तुली रहती है। मुझे जब तक पास रखोगे सिर्फ आपकी खिदमत करती रहूँगी। जब दिल भर जाए तलाक देकर वापस भेज देना। कोई हक महर, कोई रुपया पैसा नहीं चाहिए। बस दिलावर शेख का खून ही मेरा महर होगा। और यकीन मानो, आपके इर्द गिर्द जो वफादारों की फ़ौज है, इनमें से अक्सरियत इनकी ये है कि जो आपसे नफ़रत करते हैं। बस डरने उन्हें चापलूसी और ख़िदमत करना सिखा दिया है। और इसकी बातों पर लुत्फ़अंदोज़ होते हुए वो बोला, तुम्हारी खूबसूरती और दोशेज़गी के हुसूल के लिए मुझे कुछ करने की क्या ज़रूरत है? तुम यूँ भी मेरी कोठी में खुद चल कर आई हो, और इतना मौका मेरे लिए काफ़ी है। बल्कि मैं चाहूँ तो तुम्हें दुनिया के किसी भी कोने से उठा कर ला सकता हूँ। यकीनन अपनी फ़ितरत के मुताबिक आपका यही सोचना बनता है। लेकिन सच बताए, कभी किसी लड़की की पुरखुलूस मोहब्बत महसूस की है? कोई ऐसी लड़की जिसकी सोचें आपसे शुरू होकर आप ही पर ख़त्म हो? कोई ऐसी जिसकी अव्वलीन तरजीह आपको सुकून और आराम पहुंचाना हो?
मेरा ख्याल है इस मकालमाबाजी को रहने दो। बाकी इसमें शक नहीं कि तुम जैसी लड़की को हर मर्द अपने बिस्तर की जीनत बनाना चाहेगा, और मैं भी एक मर्द ही हूँ। तुम्हारे हुसूल के लिए घंटे 1.5 घंटे की कुर्बानी दे दूंगा, लेकिन याद रखना अपने वादे से फिरोगी नहीं। वह एतमाद भरे लहजे में बोली, अपनी बात से 1 इंच भी नहीं हटूंगी। फिर कब? कल। कल मैं दुल्हन बनकर अपने घर में मुंतज़िर रहूंगी, और कल निकाह पढ़ाते ही आप मुझे अपने साथ लेते आना। निकाह पढ़ाना ज़रूरी है क्या? कबीर दादा ने हल्की सी मुस्कुराहट से पूछा। इसे खुद मालूम नहीं था कि वो इस कमसिन लड़की की हर बात कैसे मानता जा रहा था, वरना इसे लड़कियों की कोई कमी नहीं थी। हाँ, बस ये नापायदार गिरह मेरा नसीब कर देना, इसके अलावा कुछ नहीं मांगूंगी। तनाविश की आवाज़ गलुगीर होने लगी थी। मेरा मोबाइल फ़ोन नंबर नोट करो, जब ज़रूरत पड़े मुझे बुला लेना। ये कहते ही उसने अपना ज़ाती मोबाइल नंबर फ़ोन दोहरा दिया। इसका नंबर अपने मोबाइल फ़ोन में नोट करके वो खड़ी होते हुए बोली, वैसे कल दोपहर को मैं मुंतज़िर रहूँगी, और याद रखना दिलावर शेख को मैं अपने हाथ से कत्ल करूँगी। कभी मुर्गी भी ज़बह की है? तंज़िया लहजे में कहते हुए भी वो भी अपनी जगह से उठ गया। नहीं, उसने नफ़ी में सर हिलाया। दिलावर शेख से इब्तदा करूंगी, और यूं भी आप जैसे बड़े दादा की बीवी को कम से कम एक कत्ल तो करना चाहिए। पता नहीं तनाविश के लहजे में ऐसी कौन सी बात थी कि वो बेसाख्ता मुस्कुरा पड़ा था। तनाविश को महसूस हुआ कि वो मुस्कुराते हुए भी बहुत अच्छा लगता है। कल मिलेंगे। वो अपनी ख्वाबगाह की तरफ बढ़ गया। तनाविश उसकी पुश्त को घूरती रह गई। इसके कमरे में गायब होते ही वो बाहर की तरफ चल दी। ड्राइंग रूम से बाहर ही इसे वही खिदमतगार चेहरे पर गैज़ व गज़ब के तासरात सजाए खड़ा नजर आया। इसकी शक्ल पर नज़र पड़ते ही तनाविश को अपनी हंसी जब्त करना मुश्किल हो गया था। वो उसे मुतबस्सम देखकर दांत पीसते हुए बोली, देख लिया आपने झूठ का अंजाम। वो हंसी, कौन सा झूठ? अभी इतनी देर में कबीर के साथ गपशप ही तो कर रही थी ना, फिर उन्होंने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? तनावुश ने चहकते हुए कहा, इस वजह से कि आपने मुझे इतनी देर क्यों रोके रखा। अच्छा, अब दिमाग ना खाओ और जाओ। यकीनन वो कबीर के तनाविश के साथ इतनी देर बातचीत की वजह से कुछ नहीं कह पा रहा था। मुझे घर तक जाने के लिए गाड़ी चाहिए। तनाविश को एकदम घर तक पैदल चलने का ख्याल आया, और उसने फ़ौरन उसका हल सोच लिया। वो मुंह बनाते हुए बोला, इस बारे में मुझे कोई हुक्म नहीं मिला। ठीक है, मैं कबीर दादा को कह देती हूँ। वो पीछे मुड़ी। बात सुनो। उसने इतनी जल्दी तनावुश को आवाज़ दी कि वो पूरी मुड़ भी नहीं पाई थी। उसने रुकते हुए शौक़ी भरे लहजे में कहा, सुनाए। वो दोनों हाथ बांधते हुए बोला, मैं तुम्हारे साथ ड्राइवर को भेज देता हूँ, अब तशरीफ़ ले जाओ मेरी माँ। ये कहते ही उसने मोबाइल फ़ोन निकाल कर किसी इलाही बख्श नामी ड्राइवर को कॉल करके बताया कि कबीर दादा की मेहमान को घर तक छोड़ आए। तनावुश वहीं ड्राइवर का इंतज़ार करने लगी। थोड़ी देर बाद एक अधेड़ ड्राइवर सफ़ेद रंग की टोयोटा लेकर वहीं पहुंच गया। तनावुश के करीब कार रोककर उसने अकबी नशिस्त का दरवाज़ा उसके लिए खोल दिया। वह एतमाद जाहिर करते हुए बैठ गई। दरवाज़ा बंद करके वो ड्राइविंग सीट पर बैठा, और कार कबीर दादा की वसी व अरीस कोठी से बाहर आ गई। वो ड्राइवर को घर का पता बताकर दाएं बाएं का जायज़ा लेने लगी। इस कीमती कार में बैठे हुए रास्ते का मनाजिर भी खुशकुन और काबिल दीद हो गए थे। ज़िंदगी में पहली बार वो इतनी कीमती कार में बैठी थी। इसका दिल चाह रहा था कि बकिया ज़िंदगी इसका सफ़र ख़त्म ना हो, और वो यूं ही आरामदह सीट पर बैठी महो सफ़र रहे। मगर इसे पता भी न चला कि वो तवील फासला लम्हों में तय हो गया। यकीनन पैदल जाते हुए उसे घर तक पहुंचते हुए शाम हो जानी थी। वो कार को सड़क ही पर रुकवा कर उतर गई, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि दिलावर शेख और कोई चमचा उसे कार से उतरते देखकर ड्राइवर को छेड़ने की कोशिश करे, और ऐसा होने की सूरत में दिलावर शेख तक कबीर दादा का नाम पहुंच जाता, और उस बुज़दिल ने भागने में एक लम्हा भी नहीं लगाना था, जबकि वो इसे कत्ल करने के लिए इतनी बेताब और बेसब्र होती जा रही थी कि उससे कल तक का इंतज़ार मुश्किल हो रहा था। सड़क से फरलांग भर के फासले पर उसका घर था। घर में दाखिल होते ही उसे माँ बेचैनी के आलम में अपनी मुंतज़िर नज़र आई। अब इतनी देर लगा दी बेटी? तनाविश को देखते ही उसने परेशानी भरे लहजे में पूछा। वो सुकून भरे अंदाज में बोली, हाँ माँ, आज बहुत दूर निकल गई थी, इतना दूर कि अब वापसी भी मुमकिन नहीं होगी।
दिमाग तो ठीक है, क्या ऑल फॉल बक रही है? बुशरा ने प्यार भरे अंदाज में उसे डांटा। अम्मी जान, आप चाहती थी ना कि मेरी शादी हो जाए और हम शाहनवाज भाई के कातिल को भी उसके अंजाम तक पहुंचा दे। उसने ख्वाबनाक लहजे में बोला। हाँ बेटी, मगर ये भी जानती हूँ कि ये वो ख्वाहिश है जो हमेशा तमन्ना का रूप ही धारे रखेगी। अम्मी जान, सुना है मकसद की तकमील कुर्बानी मांगता है। वो हसरतनाक लहजे में बोली। ठीक सुना है बेटी, मगर हम किस चीज़ की कुर्बानी देकर इस खबीस को जहन्नम वासिल करें? वो इत्मीनान भरे लहजे में बोली। इसका बंदोबस्त हो गया है। मैं कुछ समझी नहीं। तनावुश के लहजे में कोई ऐसी बात ज़रूर थी जो इसका दिल धड़का रही थी। माँ, आज मैं अपना रिश्ता तय करके आई हूँ। गोया मुझे आपसे इजाज़त मांग लेना चाहिए था, मगर मेरे पास इतना वक्त नहीं था और ऐसा मौका दोबारा ना मिलता। बुशरा ने करीब होकर उसे बाजुओं से थामते हुए पूछा। होश में तो है ना? पता नहीं माँ जी, बस वो मुझे अच्छा लगा, अपना लगा, बाइख्तियार लगा और मैंने बगैर सोचे समझे उसे शादी की ऑफ़र कर दी। बुशरा मुतवहिश होते हुए बोली। कहीं किसी और गरीब को जान से ना मरवा देना। तनावुश के चेहरे पर मानी खेज मुस्कुराहट नमूदार हुई। अम्मी जान, आपने हमेशा दिलावर शेख को बाइख्तियार दरिंदे के रूप में देखा है। कल इंशाअल्लाह आप उसका वो रूप देखेंगी जिसकी तमन्ना में हम दोनों पिछले कई माह से दस्तबद्दुआ है। ऐसा कैसे मुमकिन है? बुशरा के लहजे में बेयकीनी थी। मुमकिन और नामुमकिन के दरमियान बस रब की मर्ज़ी की रुकावट है माँ। जब वो बेनियाज कुन फरमाता है तो फिर हर नामुमकिन साबित कदमी हो जाता है। ऐसा बाइख्तियार साहबे हैसियत तुम्हें कहाँ से मिल गया बेटी? और फिर वो तुम जैसी गरीब लड़की के साथ शादी पर कैसे राज़ी हो गया? मुझे तो लग रहा है तुमने जागते में ख्वाब देखना शुरू कर दिए हैं। बुशरा को बेटी की बातों पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था। खुद तो कहती है कि आपकी बेटी शहजादी है, फिर शहजादियों को तो शहजादे ही मिला करते हैं ना माँ। उसकी आंखों में कबीरदादा की सूरत लहराई और इसके साथ ही इसके दिल में ख्वाहिश जागी। काश जैसा वो माँ को कह रही है वैसा ही होता। अच्छा, मुझे सारी बात तफसील से बताओ। आज मैं स्कूल नहीं गई थी, बस यूं ही दाएं बाएं घूमती रही और फिर वो मुझे एक होटल के बाहर नज़र आया, इस हालत में कि एक जज उसके सामने हाथ बांधे हुए गिड़गिड़ा रहा था। मैं जान गई कि वही ऐसा है जो मुझे दिलावर शेख के चुंगल से निजात दिला सकता है। मुझे अल्लाह पाक ने इससे बात करने का मौका दिया और मैंने फ़ौरन अपनी मजबूरी उसके सामने रख दी। लेकिन ये तो आप जानती हैं ना माँ कि इस दुनिया में ले दे का उसूल ही कार फरमा है। बस मैंने दिलावर शेख की मौत के बदले ख़ुद को उसके सामने पेश कर दिया। अलबत्ता परेशान ना हो, वो मुझे निकाह कर कर ही साथ ले जाएगा। उसने बहुत सारी बातें हज़्फ़ करते हुए जुमालन सारा वाक़िया दोहरा दिया। मुझे तो ये आसमान से गिरकर खजूर में अटकने वाला मामला लगता है। तुमने दिलावर शेख से जान छुड़ाने के लिए इससे भी बड़े गुंडे का साथ अपना लिया। माँ, मैं बस एक बात जानती हूँ कि मुझे दिलावर शेख से भैया की मौत का बदला लेना है। इसके लिए मैं हर कीमत अदा करने को तैयार हूँ। अगर दिलावर शेख ने भैया के खून से हाथ ना रंगे होते तो शायद मैं इतना बड़ा कदम कभी ना उठाती। अब क्या होगा? मेरा तो दिल हौल रहा है। बुशरा खातून की परेशानी में कई गुना इजाफा हो गया था। दिलावर शेख वाले मामले में कुछ मोहलत तो उनके पास मौजूद थी। उसकी बेटी तो एकदम ही तूफ़ान सर पर ले आई थी। इत्मीनान रखे, सब कुछ ठीक हो जाएगा माँ। इसने एतमाद भरे अंदाज में माँ को तसल्ली दी। तुम नहीं जानती मेरी जान, ऐसे बाइख्तियार और साहबे हैसियत लोगों के लिए हम गरीब मखमल में टाट के पेवन जैसी अहमियत रखते हैं। इसने बस तुम्हारी सूरत देखकर शादी की हामी भरी है। तुम्हें चंद दिन इस्तेमाल करने के बाद वो तलाक के 3 लफ्ज़ बोलकर तुम्हें वापस फेंक देगा। वो मुस्कुराई। तो क्या मैं पहली मुतल्लका होंगी? ना जाने हवा की कितनी बेटियां रोज़ाना तलाक का दाग अपनी पेशानी पर सजाकर माँ बाप के दरवाजे पर आ बैठती हैं। इनमें एक और इजाफा सही, और उम्मीद है मुझे दूसरी शादी के लिए भी इतनी तंगोदो नहीं करना पड़ेगा। सबसे बढ़कर दिलावर शेख जैसी नहवस्त से हमारी जान छूट जाएगी। तुम्हें अकेले इतना बड़ा फैसला नहीं करना चाहिए था, कम से कम मुझसे मशवरा तो कर लेती। बेटी की बातों से इत्तेफाक करने के बावजूद उसे इत्मीनान महसूस नहीं हो रहा था। अम्मी जान, कहा तो है मशवरे या इजाज़त लेने का वक्त मेरे पास नहीं था। अगर मैं वो मौका गंवा देती तो फिर वही खड़ना सुलगना ही मुकद्दर ठहरता।
अगर इस सौदे से पीछे हटना मुमकिन है तो बेहतर होगा उस शख्स को मना कर दो, बल्कि माफ़ी मांगकर अपनी जान छुड़ा लो। माँ ने उसकी हौसला शक्ति में कोई दकीका फरोगुजाशिश नहीं किया था। एक बार तनाविश के दिल में भी ख्याल आया कि माँ की बात मान लेना चाहिए, मगर इसके साथ ही कबीर दादा की कद आवर और पुर्रौब शबीह इसकी आंखों के सामने लहराई और वो अपने फैसले पर डट गई। माँ, अगर वो मुझे खुद भी मना कर दे तब भी मैं पीछे हटने को तैयार नहीं। आप नहीं जानती मेरे दिल में दिलावर शेख से बदला लेने के लिए कैसी आग भड़क रही है। इस अलावे को दिलावर शेख का खून ही बुझा सकता है। अगर तनाविश को भाई के कातिल से इस दर्जा नफरत थी तो वो इसके बेटे का भी तो कातिल था। वो फरमाबरदार और खिदमत करने वाले बेटे की अजियतनाक मौत को कैसे भुला सकती थी। बेटी से कई गुना ज़्यादा वो खुद दिलावर शेख को केफर किरदार तक पहुंचाना की ख्वाहा थी। तनाविश के तरीक़ेकार से इख्तलाफ रखने के बावजूद आखिर उसे मुतफ़िक होना पड़ा। वो हार मानते हुए बोली, ठीक है बेटी, बस यही दुआ करती हूँ अल्लाह पाक तुम्हारा नसीब अच्छा करे, आमीन कहकर तनाविश ने इत्मीनान का गहरा सांस लिया था। रात को तनाविश माँ के साथ मिलकर अगले दिन का मंसूबा तय करती रही। ना चाहते हुए भी बुशरा को बेटी का साथ देना पड़ गया था। तनाविश सुबह स्कूल जाने की बजाय माँ को साथ लेकर मौलवी महबूब इलाही के घर की जानिब चल दी थी। उस वक्त मौलवी साहब घर ही में मौजूद थे। काफ़ी मजमहल और थके थके लग रहे थे। माँ बेटी को देखकर मौलवी की बीवी ने तो नाक भवें चढ़ाई थी, मगर मौलवी साहब इलाही खंदा पेशानी से पेश आया था। बैठो बहन। तनाविश के सर पर शफकत भरा हाथ रखते हुए उसने बुशरा को बैठने की दावत दी। इसके साथ ही अपनी बीवी को मुखातिब हुआ, सुगरा की माँ, चाय तो पिला दो। चाय हम पी कर आए हैं भाईजान, बुशरा ने रस्मी सा इनकार किया। मौलवी महबूब इलाही ने मुस्कुराते हुए कहा, आपके बहाने मैं भी पी लूँगा बहन जी। इसकी बीवी अलबत्ता बुशरा के इनकार से पहले ही बावर्ची खाने की तरफ बढ़ गई थी। तो आपने यहाँ से जाने का पक्का इरादा कर लिया है? बुशरा दुखी दिल से पूछने लगी। मजबूरी है बहन, जो लोग आज एक बेटी के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़े नहीं हो सकते, इनसे मज़ीद क्या तवक्का की जा सकती है। भैया, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, मगर आप जिस जगह भी तशरीफ़ ले जाएंगे वहाँ भी तो ऐसे ही लोग होंगे। ये तो हमारा कौमी मिजाज बन चुका है। हम जुल्म के ख़िलाफ़ कभी आवाज़ नहीं उठाते। अगर हम मुत्तहिद होते तो क्या कराची की ये हालत होती? ना पीने का पानी मुयस्सर है, ना सड़कों की हालत किसी काबिल है। लोड शेडिंग की सूरत हाल मुलाहजा फरमा ले, गुंडागर्दी का राज है। ये सब और इसके अलावा भी हज़ारों मसाइल का क्या एक ही हल है? एक ही हल नहीं है कि हम मुत्तहिद हो जाए, मगर हमारी हालत चंद भेड़ियों के सामने भागते हुए इस रेवड़ की सी है, जिसमें हर भेड़ बकरी के दिल में अपनी जान बचाने की धन समाई होती है। मगर हम भेड़ बकरियां नहीं हैं बहन, हम इंसान हैं। अल्लाह पाक ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। भेड़ बकरियां अगर चाहे भी तो भेड़ियों का मुकाबला नहीं कर सकती। हमारी साथ ऐसा कोई मसला नहीं है। हमारी ही जिन्स के चंद गुंडे क्यों हम पर हुक्मरानी करें? भाईजान, छोड़े इस दिल खराश मौजू को। यकीनन अकेले आपके चाहने से तब्दीली नहीं आ सकती। आप बस अपने मुतालिक सोचें। यहाँ से जाना आपके लिए कतअन मुफीद नहीं है। मौलवी महबूब इलाही दुखी लहजे में बोला, अब तो फैसला हो गया है और सच बात कहूँ तो मैं यहाँ से जाने पर मजबूर हूँ। ऐसी भी क्या मजबूरी है? आपका मसला हमें परेशानी से निकालना था, उसका हल हमने ढूंढ लिया है। कैसा हल? मौलवी महबूब इलाही के लहजे में इश्तियाक भरा था। बुशरा इत्मीनान से बोली, आज सहपहर को तनाउश बेटी का निकाह और रुखसती है। किसके साथ और यूँ एकदम कैसे? इस मौजी के बारे में क्या सोचा? सब कुछ ठीक हो जाएगा चचा जान, बस एक ख्वाहिश है कि मेरा निकाह आप खुद पढ़ाएं। खामोश बैठी तनाविश की ज़बान खोली। मैं बहुत कमज़ोर और बेबस आदमी हूँ बेटी, यकीन मानो ये बहुत बड़ी सआदत और खुशकिस्मती होगी कि मुझे अपनी बेटी का निकाह पढ़ाने का मौका मिलता है, मगर इस बदबख्त की धमकी नज़रअंदाज करने के काबिल नहीं है। और सच कहूँ तो ये मोहल्ला छोड़ देने का हुक्म भी मुझे उसी खबीस ने दिया है। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेबसी का मजाक उड़ाया जाए या पीठ पीछे ये कहा जाए कि देख लो, किसी और के काम में दखल अंदाजी का ये अंजाम होता है। बस इसी वजह से मैंने मोहल्ला छोड़ने की असल वजह से पर्दा नहीं उठाया। तनाउश एतमाद से बोली, चचा जान, मैं वादा करती हूँ कोई आपको हाथ भी नहीं लगाएगा, और अगर आप मजबूर होकर ये मोहल्ला छोड़ रहे हैं तो इंशाअल्लाह आज से
आज इस मजबूरी का खात्मा हो जाएगा। मौलवी महबूब इलाही बेयकीनी से बोला, ये भला कैसे मुमकिन है? तनाउश ने कहा, इस बात को राज ही रहने दे चचा जान, बाकी आपको दिलावर शेख ने हमारी मदद करने से मना किया है, निकाह पढ़ाने से तो नहीं रोका। उसी वक्त मौलवी महबूब इलाही की बीवी चाय के बर्तनों के साथ वहां पहुंच गई। उसने बावर्ची खाने में इनकी सारी गुफ्तगू सुनी थी। प्यालियों में चाय उंडेलते हुए वो तीखे लहजे में बोली, बुशरा बहन, बेहतर होगा कि अब हमें अपने साथ घसीटना बंद कर दे। पहले भी आपकी मदद करने का सिला हम भुगत रहे हैं, ये ना हो कोई और मसला खड़ा हो जाए। यकीनन आप लोगों ने अपनों से बढ़कर हमारा साथ दिया है और हमारी वजह से आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें भी बर्दाश्त करना पड़ी, मगर यकीन माने बहन, अब ख़तरे वाली कोई बात नहीं है। भाईजान पर कोई आँच नहीं आएगी। नहीं बहन, आप निकाह पढ़ाने के लिए कोई और मौलवी बुलवा ले। मौलवी की बीवी हामिदा दो टोक लहजे में बोली, ऐसा नहीं कहते नेक बख्त। मौलवी इनकी गुफ्तगू में मखल हुआ, ज़िंदगी और मौत अल्लाह पाक के हाथ में है। आप खामोश रहे जी। हामिदा शौहर पर बरस पड़ी, पहले भी आपकी नेकी कमाने के शौक़ में हमें ये दिन देखना पड़ा है। मैं नहीं चाहती कि घर के साथ हमें इज्जत के भी लाले पड़ जाए। ऐसा कुछ भी नहीं होगा चची जान, तनाउश उसे तसल्ली देने लगी। हम तो बस इसलिए आए हैं कि चचा जान अपनी आंखों से उस मनहूस का अंजाम देख ले। सपने देखने बंद करो लड़की, ऐसा सब कुछ ड्रामों फिल्मों में हो सकता है, हकीकत में नहीं। दिलावर शेख जैसे दरिंदों की रस्सी को मालिक भी ढीला छोड़े रखता है, ऐसे मूजी का हम जैसे कमज़ोर लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बहन जी, हम मौलवी साहब को दिलावर शेख से लड़ाई करने की दावत देने नहीं आए, और ख़तरा तो लड़के वालों को होना चाहिए ना। मौलवी साहब तो निकाह पढ़ाने की तशरीफ़ लाए हैं, निकाह पढ़ाने तशरीफ़ लाएंगे। इस बात पर उस मनहूस दिलावर को क्या एतराज़ होगा? वो तो ठीक है। हामिदा ने कुछ कहने के लिए पर तोले, मगर मौलवी इलाही कता कलामी करता हुआ बोला, ठीक है बहन जी, अगर आपकी खुशी इसी में है तो मैं बाद नमाज असर हाजिर हो जाऊंगा। अल्लाह पाक आपको इज़्ज़त दे भाईजान, बुशरा ने ममूनियत से कहा। मौलवी साहब का हौसला देखकर तनाउश की आंखें भी नम हो गई। वो बेसब्री से इस वक्त का इंतज़ार करने लगी जब दिलावर शेख जैसा जालिम अपने अंजाम से दो चार होता। मौलवी महबूब इलाही का हतमी जवाब सुनकर हामिदा ने भी खामोश रहना मुनासिब समझा था। चाय पीकर माँ बेटी वापस घर की तरफ चल पड़े। मौलवी साहब के घर से निकलते ही उन्हें शेख का मनहूस कारिंदा नज़र आ गया था। गली की नुक्कड़ पर खड़ा वो मौलवी साहब के घर ही की जानिब मुतवज्जा था। वो माँ बेटी के इकट्ठे कहीं जाने पर ज़रूर उनका पीछा करता था। स्कूल जाने के अलावा तनाविश अगर अकेली कहीं भी जाती तब भी वो इसका ताक़ुब करते। अलबत्ता तनाविश के स्कूल जाते वक्त वो कभी इसके पीछे चल पड़ते और कभी जाने देते। गुज़िश्ता कल भी उन्होंने तनाविश का पीछा नहीं किया था, वरना दिलावर शेख तक कबीर दादा और तनाविश की मुलाकात की खबर ज़रूर पहुँच जाती। उस मनहूस शक्ल के कारिंदे के पास से गुजरते हुए न जाने तनाविश को क्या सूझा कि वो उसे मुखातिब करते हुए बोली, दिलावर शेख को बता देना, आज बाद नमाज असर मेरा निकाह और रुखसती है, अपने चमचों के साथ ज़रूर शिरकत करे। तनाउश की जुर्रत और बेबाकी पर दिलावर शेख के आदमी की आंखों में हैरानी नमूदार हुई, मगर फिर हैरानी पर इस्तेहज़ा का अंसर गालिब आ गया। वो कहकहा लगाकर हंसने लगा, ज़रूर भाभी जान। तनाविश उसका जवाब सुनने के लिए रुकी नहीं थी। यूँ भी दिलावर शेख की वजह से इनमें से कोई भी उसे नहीं छेड़ता था। तनाविश को घर पहुंचाकर बुशरा खातून ने मोहल्ले में घूम फिर कर तमाम को बेटी की शादी में शिरकत की दावत दी थी। जिस तक ये बात पहुंची गई वो शिजदा होता रह गया। हर एक तफसील जानने का ख्वाहा था, मगर सबके सवाल के जवाब में मुस्कुरा कर बुशरा खातून ये कहती रही, अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। घर पहुँचने पर उसे तनाउश अफसरदा नज़र अंदाज में बैठी नजर आई। यकीनन शादी करके घर से हमेशा हमेशा के लिए रुखसत होना किसी भी लड़की के लिए बहुत अजियतनाक और मुश्किल मरहला होता है। पसंद की शादी करने वाली लड़की भी इस मौके पर आंसू बहाए बगैर नहीं रह सकती। यहाँ तो मसला ही और था। अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए उसने अंधा जुआ खेला था। ना मालूम कबीर दादा इसके साथ कैसा सलूक करता। एक अजीब बात यह थी कि उसे कबीर दादा से कोई डर और खौफ महसूस नहीं हो रहा था। बलूगत की सीढ़ी पर कदम रखते ही हर लड़की की तरह उसने भी एक अनदेखे शहजादे के ख्वाब देखना शुरू कर दिए थे, जिसने उसका दूल्हा बुनना था। इसके सपनों की राह में सबसे बड़ी रुकावट दिलावर शेख की सूरत में नमूदार हुई, जिसने खूबसूरत सपनों को छीन कर इसकी आंखों में
आग और खून के ख्वाब सजा दिए थे। और अब कबीर दादा से मिलने के बाद न जाने क्यों ऐसा महसूस हो रहा था कि वो हमेशा से उसी के ख्वाब ही तो देखती रहती थी। बुशरा बेटी के करीब बैठे हुए बोली, अब परेशान होने का क्या फ़ायदा, तीर कमान से निकल चुका है, बस नतीजे का इंतज़ार करो। वो माँ का हाथ पकड़कर अपने होठों से लगाते हुए बोली, माँ, मैं अपने फैसले पर नहीं, आपसे जुदाई का सोचकर दुखी हूँ। वो उसे तसल्ली देते हुए बोली, जुदाई कौन सी, एक ही तो शहर में होंगे, मैं रोज़ाना अपनी बेटी को मिलने आ जाया करूँगी। नहीं माँ, तनाउश ने नफ़ी में सर हिलाया, आप वहाँ कभी नहीं आएंगी। जब भी मौका मिला मैं खुद मिलने आ जाया करूँगी। क्यों? वह हैरान हो गई। क्या ये तुम्हारे होने वाले शौहर का हुक्म है? नहीं, एक मर्तबा फिर उसने नफ़ी में सर हिलाया। ये भी मेरा अपना फ़ैसला है और आप फ़िक्र ना करें, जब भी आपका दिल चाहेगा मैं मिलने आ जाया करूँगी। बुशरा मुस्कुराई, तो क्या मुझसे मिलने को तुम्हारा दिल नहीं चाहेगा? आप ऐसा सोच भी कैसे सकती है? तनाविश शिकवा ना हुई, मजाक कर रही थी चंदा। बुशरा ने झुककर बेटी का माथा चूम लिया। उसी वक्त दरवाज़ा खटखटाकर तनाउश की दो सहेलियां घर में दाखिल हुई। यकीनन स्कूल से वापसी पर उन्हें तनाउश की शादी की खबर मालूम हुई थी और वो भागती हुई वहां पहुंची थी। वो दोनों सगी बहनें थी, स्कूल के कपड़े तक वो तब्दील नहीं कर सकी थी। बुशरा उन्हें खुशामदीद कहकर वहां से हट गई थी। शाजिया और नाजिया ने आते साथ सवालों की बौछार कर दी थी। उन्हें भी दिलावर शेख के बारे में मुकम्मल मालूम था, बल्कि वो क्या, पूरा मोहल्ला इस बात को अच्छी तरह जानता था। और अब वो हैरान इस बात पर थे कि आखिर दिलावर शेख की मुसीबत से इनकी जान कैसे छूट गई थी। वो फ़िक्रिया लहजे में बोली, मेरे होने वाले शौहर के सामने दिलावर शेख की हैसियत एक कीड़े जितनी भी नहीं है। शाजिया ने पूछा, एकदम ऐसा रिश्ता तुमने कहाँ से ढूंढ लिया? तनाउश के जवाब देने से पहले दाखिली दरवाजे पर एक बार फिर हरकत हुई और इसकी एक और सहेली सलमा घर में दाखिल हुई। इन दोनों बहनों की तरह वो भी आते साथ हैरानी का इजहार करने लगी। तनाउश इनकी हैरानी से महफूज होते हुए मुस्कुराने लगी। वो क्या कहते हैं, जोड़े आसमानों पर बनते हैं और ये कि अल्लाह पाक जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। बस मुहावरे ही सुनाती रहोगी, असल बात से तो पर्दा उठाओ। नाजिया ने तंगाकर दुहाई दी। वो कहकहा लगाते हुए बोली, कबीर खान नाम है, 6 फुट से ऊंचा कद सती जिस्म, चौड़ी छाती, गंदमी रंगत, कुशादा पेशानी, मोटी साहिराना आंखें, मजबूत हाथ पाँव और बहुत बड़े कारोबार, बंगले और कई कारों का मालिक, सास ससुर नंद देवर की आलूदगी से पाक। इतना काफ़ी है या कुछ और भी बताओ? सलमा ने मुंह बनाते हुए कहा, बोलती रहो झूठ, तुमसे तो अल्लाह मियाँ ज़रूर पूछेंगे। इस दौरान इसकी 2-3 सहेलियां और भी पहुंच गई थी। थोड़ी देर कबीर दादा की शख्सियत को मौजू गुफ्तगू बनाए रखने के बाद वो तनाउश को दुल्हन बनाने के दर पर हो गई। पहल तो तनाउश ने सख्ती से इनकार कर दिया, मगर फिर उसे अपना रवैया मसनूई लगा। शादी के दिन लड़की का बनाव सिंगार करना रस्म रिवाज का हिस्सा है, बल्कि इस बारे में तो शरीयत का भी हुक्म मौजूद है। सबसे बढ़कर वो कबीरदादा को खुसूसी इनाम से नवाजना चाहती थी। जब इससे मुआहदा हो ही गया था तो अपने अल्फाज का पास रखने ही में इसे भलाई नज़र आई। इसके पास मेकअप का कोई सामान मौजूद नहीं था, ना वो इस किस्म की अयाशियों की मुतहमिल हो सकती थी। ज़्यादा से ज़्यादा सर पर तेल लगाकर कंघी कर देना ही इसकी तैयारी में शामिल होता था। यूँ भी हुस्न को सजावट की ज़रूरत नहीं होती, मगर अब इसकी शादी होने जा रही थी और दुल्हन की सजावट तेल कंघी तक महदूद नहीं होती। इसकी सहेलियों की नज़र से भी इसकी गुर्बत ओझल नहीं थी। इसकी माँ के हाथों बाजार से मेकअप का सामान मंगवाने के बजाय सलमा अपना मेकअप बॉक्स उठा लाई थी। वो एक खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखती थी। आजकल यूँ भी एक साहिबे हैसियत लड़की के पास मेकअप का इतना सामान मौजूद होता है कि जिससे छोटे मोटे ब्यूटी पार्लर की ज़रूरियात पूरी कर सके। एक गरीब औरत जो बेटी की माँ हो, वो बेटी की पैदाइश के साथ ही उसके जहेज़ की फ़िक्र में मसरूफ़ हो जाती है। शादी की ख़रीदारी के लिए उम्रा और गरीब का तरीका कार बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। अमीरों की ख़रीदारी शादी से चंद दिन पहले शुरू होती है, जबकि गरीब की सारी ज़िंदगी बेटी का जहेज़ तैयार करते गुजर जाती है। तनाविश की माँ ने भी इसके लिए थोड़ी बहुत ज्वेलरी और चंद लिबास खरीद रखे थे। उन्हीं में से एक सुर्ख रंग का जोड़ा तनाउश को पहनाकर उन्होंने दुल्हन का रूप दे दिया था। शादी की तकरीब घर के अंदर ही होना करार पाई थी। उनका घर 12 मरहले पर मुश्तमिल था। वो 2 कमरे, एक
एक बरामद और फिर उसके सामने काफ़ी खुला सहन बच जाता था। बुशरा खातून के पास इतनी इस्तिताअत नहीं थी, वरना वो इस घर को बेहतर अंदाज में तामीर कराकर किराए पर भी चढ़ा सकती थी। वो 2 कमरे भी इसके शौहर रफ़ीक ने अपनी ज़िंदगी में ही बना रखे थे। अब तो बुशरा मुश्किल से अपना और बेटी का पेट ही पाल रही थी, तामीर की मद में कहाँ से रकम लाती। बुशरा ने शाजिया के भाई को कहकर एक कनात किराए पर मंगवा कर बरामदे के सामने लगा दी थी, ताकि औरतों और मर्दों के दरमियान पर्दा कायम हो सके। कमरों में मौजूद 3-4 चारपाइयों उन्होंने मर्दों के बैठने के लिए सहन में बिछा दी थी। चंद चारपाइयाँ वो पड़ोसियों के घरों से भी मांग कर ले आई थे। शादी की तमाम तैयारियां मुकम्मल थी। मोहल्ले के चंद मर्द सहन में आकर बैठ गए। शादी में शिरकत के लिए तो वो हिम्मत करके आ गए थे, मगर उन्हें रह रहकर दिलावर शेख का खौफ घेरने लगा था। वो बहुत पहले से तनाउर से शादी का दावेदार था। अब इसकी शादी पर उसने कहाँ खामोश रहना था, मगर अब तक वो वहाँ नहीं पहुँचा था। शायद वो बारात की आमद का मुंतज़िर था। इसके 2 चमचे पड़ोसियों को बुशरा के घर के गिर्द घूमते नजर आ रहे थे। अब इसके आगे की स्टोरी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ।